अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। इस लेक्चर में हम मज़ीद कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर करेंगे रिलेटेड टू फेसबुक एड्स, जिनमें सबसे पहले फेसबुक का पेज आ जाता है कि इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन से हैं जिसे आपने फॉलो करना है। हमेशा ये कोशिश करें कि आप अपना जो बिज़नेस पेज क्रिएट करें वो अपने ओरिजिनल जो आपका अकाउंट है, जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, उसके ज़रिए से आप अपना बिज़नेस पेज क्रिएट करें। लेट से इसका आपको अंदाज़ा तब होगा जब आप एक एड रन करें एक नए प्रोफाइल से। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह हमारे केस में मैंने एक न्यू प्रोफाइल क्रिएट किया, उस प्रोफाइल के ज़रिए मैं एक बिज़नेस पेज बनाऊं और उस पेज पे मैं एडवर्टाइजमेंट रन करूं, और उसके कंपैरिजन में मैं अपना एक जो मेरा ओरिजिनल फेसबुक अकाउंट है उसको मैं यूज़ करते हुए एक फ़ेसबुक पेज बनाऊं और उस पेज के ज़रिए मैं अपना बिज़नेस प्रमोट करूं। तो आप जब इन दोनों के रिज़ल्ट्स को आपस में मैच करेंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। जो आपका नया प्रोफाइल होगा जिस पे आप पेज क्रिएट करके एड रन करेंगे, उस पे फेसबुक आपको ज़्यादा चार्ज करेगा, और जो आपका पुराना अकाउंट होगा उस पे आपको फेसबुक एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन कम चार्ज करेगा। इसके और भी फैक्टर हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि फेसबुक नहीं चाहता कि मेरे प्लेटफॉर्म में जो ऑडियंस आए उसे कोई मिसलीड करें। जब आप एक नया फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हैं तो फेसबुक को तो पता है कि इसका अकाउंट नया है, क्या पता ये मेरे जो ऑडियंस हैं उन्हें मिसलीड ना करें। जो सेकंड बेस्ट प्रैक्टिस है रिलेटेड टू फेसबुक पेज, वो ये है कि आपने डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे अपने पेज को अप टू डेट रखना है। ये नहीं कि आपकी फेसबुक पेज पे अगर आपने कोई पोस्ट आज क्रिएट कर लिया और दूसरा पोस्ट जो है वो आप एक मंथ बाद क्रिएट करो, या आप बिल्कुल आपने फेसबुक पेज को डेड छोड़ दिया है, तो इसका भी फेसबुक एड में एक बुरा इंप्रेशन पड़ता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जो है वो फेसबुक पेज को डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे अपडेट किया करें। मीन्स कि आप कोई ना कोई पोस्ट जिससे आपके जिन्होंने आपके पेज को लाइक किया हुआ है वो इंगेज हों, तो इससे ये पता चलता है फेसबुक को कि ये फेसबुक पेज जो है, ये बिज़नेस जो है वो एक्टिव है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाउ फेसबुक रैंक योर एड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो काफ़ी हद तक आप फेसबुक के एल्गोरिदम को समझ जाएंगे। आपको ये जानना भी निहायत ज़रूरी है कि फेसबुक एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे एडवर्टाइज़र आते हैं और बिड बोली लगाते हैं ताकि फेसबुक के पास जो लिमिटेड स्पेस है वो उसे एक्वायर कर सकें। अब इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा या जो सबसे ज़्यादा जो एडवर्टाइज़र सबसे ज़्यादा बिड करेगा, फेसबुक उसका एड जो है वो सबसे ज़्यादा शो करना स्टार्ट करेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे फेसबुक के एल्गोरिदम को देखें, जहाँ से वो जिस फार्मूले के तहत वो ये चीज़ें कैलकुलेट कर रहा है, उसमें सिर्फ एडवर्टाइज़र बिड जो है वो फैक्टर नहीं है। एडवर्टाइज़र बिड के साथ दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं जो कि फेसबुक जिसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। वो क्या है? एस्टिमेटेड एक्शन रेट्स और यूज़र वैल्यू। एस्टिमेटेड एक्शन रेट्स में फेसबुक ये देखता है कि जब एडवर्टाइज़र एड लगाता है और ट्रायल बेसिस पे जब फेसबुक देखने के लिए इस फार्मूले को कैलकुलेट करने के लिए पहले राउंड में कुछ लोगों को आपका एड बताता है, कुछ लोगों के सामने आपका जो एड है वो शो हो जाता है। उसमें फेसबुक ये एनालाइज़ करता है कि ये जो एड है ये कितने लोग इसे लाइक कर रहे हैं, कितनी इंगेजमेंट आ रही है, कितने लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें फेसबुक एस्टिमेटेड एक्शन रेट्स के स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए एनालाइज़ कर रहा होता है। लेट्स से एडवर्टाइज़र 1 है, उसका एड रन हुआ और कुछ 500 या 1000 लोगों ने वो एड देख लिया। उसमें बहुत ही कम लोगों ने उस एड के साथ इंगेजमेंट शो की। मीन्स न किसी ने उस पोस्ट को लाइक किया, न कमेंट किया, न उस पेज पे विज़िट किया। तो इससे फेसबुक को क्या पता चला कि ये जो पोस्ट है ये जो जिन यूज़र को टारगेट किया है उनका इंटरेस्ट नहीं है इस प्रोडक्ट में, या ये जो क्रिएटिव है, ये जो एडवर्टाइज़र ने क्रिएटिव रन किया है एड की सूरत में, वो बहुत ही पुअर कंडीशन में है। तो फेसबुक क्या करेगा? एस्टिमेटेड एक्शन रेट्स का जो स्कोर है वो इस एडवर्टाइज़र को
कम देगा। और इसी तरह अगर एस्टिमेटेड एक्शन रेट का स्कोर कम है तो ऑटोमेटिकली यूज़र वैल्यू का स्कोर भी कम होगा, क्योंकि यूज़र वैल्यू में फेसबुक ये चेक करता है कि जब कोई भी ऑडियंस आपके ऐड पे क्लिक करता है, आपके विजिटिंग या लैंडिंग पेज पे लैंड करता है, तो उसके बाद कितने लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं। अगर कोई इंगेजमेंट शो नहीं कर रहा तो आपके प्रोडक्ट को कोई परचेज़ भी नहीं करेगा। तो इन जो दो फैक्टर हैं उसका स्कोर जो है ऐसे एडवर्टाइज़र को कम मिलेगा। एज ए रिज़ल्ट फेसबुक क्या करेगा, उसकी बिडिंग इंक्रीज़ कर लेगा। बिडिंग मीन्स कि उसे इम्प्रेशंस तो शो करवाएगा, मीन्स कि लोगों के सामने उसका ऐड रखेगा, लेकिन वो इतना महंगा चार्ज करेगा फेसबुक उसके ऐड को इन दो पैरामीटर्स की वजह से कि एडवर्टाइज़र बहुत जल्द उस ऐड को बंद कर लेगा। अगर मैं दूसरे सिनारियो की बात करूं कि एडवर्टाइज़र बी की बात करूं, जिसने एडवर्टाइज़र बिड जो है वो सेम रखा है जितना एडवर्टाइज़र ए ने रखा, लेकिन उसमें जो फेसबुक ने जब लोगों के सामने उसका एडवर्टाइज़र बी का ऐड लोगों को दिखाया तो लोगों ने बड़ा इंगेजमेंट शो किया। लोग उस ऐड को लाइक कर रहे थे, उस पर कमेंट्स आ रहे थे, उसके ऐड पे क्लिक कर रहे थे और उसके वेबसाइट पे विज़िट कर रहे थे। और साथ ये भी कि यूज़र वैल्यू में फेसबुक ने ये भी कैलकुलेट किया लेट से कि लोग उसकी प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे थे। तो इससे फेसबुक को ये एनालाइज़ हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है ये लोगों के इंटरेस्ट के साथ जो एडवर्टाइज़र ने टारगेट किया है उस इंटरेस्ट के साथ रेजोनेट कर रहा है, कि लोग इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और साथ ही इस एडवर्टाइज़र का एड क्रिएटिव जो है, चाहे वो इमेज की फॉर्म में है या वीडियो की फॉर्म में, वो निहायत इंगेजिंग है। तो एज ए रिज़ल्ट फेसबुक जो है वो एस्टिमेटेड एक्शन रेट्स प्लस यूज़र वैल्यू का स्कोर जो है वो ऐसे एडवर्टाइज़र को ज़्यादा देगा और ऐसे एडवर्टाइज़र को फेसबुक ज़्यादा इम्प्रेशंस देगा कम पैसों पे। तो ये दो डिफरेंस एडवर्टाइज़र ए और बी में होगा। इम्प्रेशंस दोनों के शो करेगा, लेकिन जिसका ये तीनों फैक्टर अच्छे होंगे उसका फ़ायदा क्या होगा कि फेसबुक उसे इम्प्रेशन सस्ते में देगा। इस फार्मूले को एनालाइज करने के बाद हमें ये बातें पता चली कि फेसबुक वांट रेलेवेंट कंटेंट इन फ्रंट ऑफ देयर यूज़र, के फेसबुक ये चाहता है कि उसके यूज़र को, जो इसकी ट्रैफिक है, इसकी ऑडियंस है, उसे रेलेवेंट चीज़ें उनके सामने आए, इर्रेलेवेंट चीज़ें सामने ना आए। मीन्स इससे आपने ये सबक सीखा कि आप जब भी एड रन करें तो आपने अपने टारगेट इंटरेस्ट को ऐसे इंटरेस्ट रखने हैं जो कि आपके प्रोडक्ट के साथ मैच कर रहे हों। अगर आपने कोई ऐसे इंटरेस्ट सेट कर लिए हैं जो कि आपके प्रोडक्ट के साथ मैच ही नहीं कर रहे, तो वो तो इर्रेलेवेंट लोगों के सामने आपका ऐड शो होगा। और जब इर्रेलेवेंट लोगों के सामने आपका ऐड शो होगा तो वो उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। आपका जो ऐड है उसमें इंगेजमेंट नहीं आएगी। अगर इंगेजमेंट नहीं आएगी तो सेल नहीं आएगा, और सेल नहीं आएगा तो टोटल वैल्यू का स्कोर जो है वो आपका कम होगा और फेसबुक आपको ज़्यादा चार्ज करेगा। टू कंक्लूड, फेसबुक नॉट ओनली रैंक बेस्ड अपॉन हाई बिडिंग। इस फार्मूले से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि फेसबुक सिर्फ ये नहीं देखता कि किस एडवर्टाइज़र ने हाई बिड किया है, किसने ज़्यादा बड़ी बोली लगाई है, लेकिन साथ ये जो दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं उन्हें भी फेसबुक कैलकुलेट करता है। तो फेसबुक ये कहता है कि चाहे तुम बिड कम कर दो, लेकिन अगर तुम्हारी ये दो चीज़ें, अगर आपका एड अच्छा है, आपके इंटरेस्ट अच्छे हैं, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका लैंडिंग पेज अच्छा है, लोग परचेज़ कर रहे हो, तो मैं आपको ज़्यादा इंप्रेशन कम पैसों में दूंगा। चाहे दूसरा एडवर्टाइज़र ज़्यादा बोली लगाए फिर भी मैं आपको प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि फेसबुक ये चाहता है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस जो है वो ज़्यादा देर तक स्टे करें, वो अपने ऑडियंस को मिसगाइड नहीं करना चाहता। इस एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको समझाऊं तो ये जो थ्रेशोल्ड आपको नज़र आ रहा है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद फेसबुक आपका एड ऑडियंस के सामने शो करवा देता है। ये इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपकी मर्ज़ी है कि आप 100% में से कितने बिडिंग पे लगाना चाह रहे हो, कितने आप अपनी एड क्वालिटी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो लेट्स से एडवर्टाइज़र 1 का जो सिनारियो है इस केस में उसकी जो एड रेलेवेंसी है, ये जो ग्रीन है ये शो कर रहा है रेलेवेंसी एंड क्वालिटी ऑफ एड,
और जो दूसरा फैक्टर है जो येलो में है शो किया है वो है बिडिंग। ये एक्चुअली टोटल वैल्यू का जो फार्मूला है जिसमें 3 फैक्टर्स हैं, एक बिडिंग का, दूसरा इंगेजमेंट और यूज़र वैल्यू। तो ये आप ग्रीन का ये समझ लें कि ये 2 फैक्टर्स हैं, इंगेजमेंट और यूज़र वैल्यू, और ये जो तीसरा फैक्टर है बिडिंग का। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने ऐड में कौन सा फैक्टर ज़्यादा ऐड करना चाह रहे हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं ऐड क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकता, तो फिर डेफिनेटली आपको इस सिनारियो पे जाना पड़ेगा जहाँ पे आपका बजट ज़्यादा लगेगा। इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपका बजट ज़्यादा लगेगा 70%। अब ये 2 एडवर्टाइज़र हैं, एडवर्टाइज़र 1 और एडवर्टाइज़र 2। एडवर्टाइज़र 1 का जो है वो ऐड की क्वालिटी अच्छी है, रेलेवेंसी अच्छी है, उसे बजट इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। फेसबुक उसे बजट उससे बहुत ही कम चार्ज करेगा, उसके इंप्रेशन बहुत ही सस्ते होंगे। वो किस वजह से? क्योंकि उसकी ऐड क्वालिटी अच्छी है। 70% जो है वो ऐड क्वालिटी और रेलेवेंसी कंट्रीब्यूट कर रही है। और सेकंड केस में, एडवर्टाइज़र 2 के केस में उसका जो बजट है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इंप्रेशंस शो होने के लिए, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि 30% वो कंट्रीब्यूशन किसकी है? रेलेवेंसी और क्वालिटी की, जबकि बिडिंग की कंट्रीब्यूशन 70% है। ये आपकी मर्ज़ी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी एड फेसबुक आपको कम चार्ज करे, तो फिर आपको एडवर्टाइज़र 2 वाले सिनारियो पे नहीं जाना, बल्कि एडवर्टाइज़र 1 वाले सिनारियो को कॉपी करना है। मींस कि आपने अपने ऐड की क्वालिटी, अपनी रेलेवेंसी इतनी बेहतर बनानी है कि फेसबुक आपका बजट कम से कम चार्ज करे और इम्प्रेशन ज़्यादा आपको शो करवाए। तो इस केस में भी ये जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, लेट्स से इट विल कॉस्ट $1 फॉर एडवर्टाइज़र 1 के सेम इम्प्रेशन, लेट्स से 1000 इम्प्रेशंस शो किए हैं एडवर्टाइज़र 1 के लिए, वो कितने में फेसबुक ने चार्ज किया? $1। जबकि उतने ही इम्प्रेशंस एडवर्टाइज़र 2 के भी शो हुए हैं, लेकिन फेसबुक ने उसे $5 चार्ज किया। तो ये है मेजर डिफरेंस। तो इसी से बचने के लिए हम फिर क्या करते हैं? अपनी रेलेवेंसी और क्वालिटी को बेहतर से बेहतर बनाते हैं ताकि हमें ज़्यादा इम्प्रेशंस मिले कम पैसों पे। तो ये सारा एल्गोरिदम आपको समझना नहायत ज़रूरी है। अगर आप ये एल्गोरिदम समझेंगे तो उसी हिसाब से फिर आप एक्ट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है बजट ऑप्टिमाइजेशन। फेसबुक में 3 किस्म के बजट ऑप्टिमाइजेशन है कि 3 तरीक़ों से आप अपना बजट यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, CBO। दूसरे नंबर पे है एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन और थर्ड नंबर पे है लाइफ टाइम बजट ऑप्टिमाइजेशन। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में जो बजट होगा वो कैंपेन लेवल पे डिसाइड होगा। मींस कि आपका जो कैंपेन है, जो आपने $30 सेट की है कैंपेन लेवल पे, वो डिसाइड करेगा कि आपके एड सेट, जितने भी आपके एड सेट होंगे उस पे कितना खर्च हो। फॉर एग्जांपल राइट साइड पे जो इमेज है उसमें आप देख सकते हैं कि विद कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, और लेफ़्ट साइड पे जो है वो है विदाउट कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। राइट साइड पे जो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है उसमें कैंपेन लेवल पे वो डिसाइड कर रहा है कि कौन सा एड सेट को कितना बजट मैं दूंगा। मींस कि ये किस बेस पे डिसाइड हो रहा है? उसकी परफॉर्मेंस बेस पे। लेट्स से यहाँ पे जो $18 मिडल वाला जो एड सेट है उस पे कैंपेन लेवल पे $18 खर्च हुआ है, और जो बाकी है एक पे $5 और जो थर्ड वन है उस पे $7। तो ये इसका फ़ायदा होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में कि कैंपेन लेवल पे डिसाइड होता है कि जो एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उस पे ज़्यादा पैसा लगाता है कैंपेन लेवल पे, और जो एड सेट बुरा परफॉर्म कर रहा होता है उस पे एड सेट पे जो बजट होगा वो कम होगा। अब लेफ़्ट साइड जो है विदाउट कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में उसने क्या किया हुआ है कि हर एक जो एड सेट है उस पे इक्वली बजट लगाया हुआ है, जो कि ABO के केस में होता है। तो इसमें नुकसान क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एड सेट 1 है उसमें कन्वर्जन जो है वो कम आई हुई है, जबकि जो मिडिल एड सेट है उस पर कन्वर्जन अच्छा आया हुआ है। तो इसका नुकसान ये हुआ कि अब अगर ये जो मिडिल वन है उस पर बजट ज़्यादा लगता तो इसमें कन्वर्जन और ज़्यादा अच्छी आ रही होती। तो लेकिन इसमें सारा बजट जितना भी है वो इक्वली डिवाइड हुआ है। जो एड सेट बुरा परफॉर्म कर रहे थे उस पर भी $10 खर्च हुआ है, और जो एड सेट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था उस पर भी $10 जो है वो खर्च हुआ है। जबकि कैंपेन
बजट ऑप्टिमाइजेशन में ये एक एडवांटेज आ जाता है कि जो एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उस पे ज़्यादा खर्च होता है, और जो एड सेट बुरा परफॉर्म कर रहा होता है उस पे कम बजट जो है वो खर्च होता है। तो ये है डिफरेंस, मेन डिफरेंस कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में और जो एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन है उसमें ये डिफरेंस है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन में जो बजट है वो सेट लेवल, एड सेट लेवल पे सेट होता है। जिस तरह देख सकते हैं एड सेट 1 पे भी $10 लगा है, एड सेट 2 पे भी $10, एड सेट 5 तक $10 इक्वली डिवाइड किया है। जबकि CBO में क्या था कि जो एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा था उस पे ज़्यादा लगता और जो बुरा परफॉर्म कर रहा था उस पे बजट कम लगता। लेकिन ABO के केस में, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन के केस में, हर एक एड सेट पे इक्वली लग रहा है कि एड सेट लेवल पे बजट सेट हो रहा है, ना कि कैंपेन लेवल पे। तो ये मेजर डिफरेंस है। जबकि लाइफ टाइम बजट ऑप्टिमाइजेशन में हम वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऐसा एड रन करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फास्ट फूड का बिज़नेस कर रहे हैं और आपने उसके लिए एड रन करना है, तो उसके लिए जो बेस्ट टाइमिंग होती है वो दिन का टाइम है 9 AM से लेके 10 PM तक या 11 PM तक। तो उस दौरान आप चाहते हो कि मेरा एड जो है वो रन हो, बाकी जितना भी टाइम है रात के टाइम वो एड मेरा शो ना हो। तो उस सूरत में हम फिर लाइफ टाइम बजट ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाते हैं, जिसका एडवांटेज ये होता है कि आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के टाइमिंग पे एड लगा सकते हैं। तो ये 3 बजट ऑप्टिमाइजेशन के टेक्निक्स है जो कि फेसबुक एड में आप यूज़ कर सकते हैं। हर एक बजट ऑप्टिमाइजेशन के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये चीज़ें एडवांटेज और डिसएडवांटेज और कब क्या लगाना चाहिए, कब लाइफ टाइम बजट लगाना चाहिए, कब ABO लगाना चाहिए, कब CBO लगाना चाहिए, ये चीज़ें जब मैं प्रैक्टिकली आपको ये सारा कुछ करवाऊंगा तो उस टाइम मैं आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि आपने किस जगह पे CBO यूज़ करना है और किस जगह पे ABO यूज़ करना है। इस टाइम सिर्फ आपको जो है वो कंसेप्ट क्लियर करवाना है कि आपको ये चीज़ों का पता हो, टर्मिनोलॉजी से नोहा हो। जब मैं प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहा हूँगा, CBO की बात कर रहा हूँगा, ABO की बात कर रहा हूँगा, लाइफ टाइम बजट की बात कर रहा हूँगा, तो आपके जहन में ऑलरेडी इसका कंसेप्ट क्लियर होगा कि ABO क्या है। ABO में एड सेट लेवल पे हम बजट सेट करते हैं और CBO पे कैंपेन लेवल पे बजट सेट होता है। और CBO में जो एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, एड सेट या एड, उस पे ज़्यादा खर्च होता है और जो बुरा परफॉर्म कर रहा होता है उस पे कम लगता है। नेक्स्ट आ जाता है फेसबुक बिड स्ट्रेटजी। जब आप फेसबुक पे डेली बजट लेट से 1000 एडजस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद फेसबुक में 2 तरीक़ाकार हैं जिससे आप उस बजट को, जो आपने बजट सेट किया है कि डेली में 1000 रुपीज़ जो है वो फेसबुक एड पे लगाऊंगा, उसे किस तरह यूटिलाइज़ करना है। तो उसके 2 तरीके हैं, एक ऑटोमेटिक और दूसरा जो है वो मैनुअल। ऑटोमेटिक में फेसबुक ख़ुद जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, ख़ुद आपकी तरफ से बिडिंग कर रहा होता है और फेसबुक आपको ये इंश्योर कराता है कि आपको लोवेस्ट कॉस्ट में ऑप्टिमम रिजल्ट्स ला के देगा। मीन्स कि आपकी तरफ से वो ख़ुद ऑक्शन में बिडिंग करेगा और वो उसकी कोशिश यही होगी कि आपको आपका जो बजट है उसमें वो मैक्सिमम रिजल्ट ला के दे लोवेस्ट कॉस्ट पे। तो इसमें जो कंट्रोल होता है वो फेसबुक के पास होता है। सेकंड सिनारियो में अगर आप ये चाहते हैं कि फेसबुक आपकी बिड कंट्रोल न करे, आप ख़ुद कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसमें 2 या 3 ऑप्शंस आपको फेसबुक अलाउ करता है। फर्स्ट जो है वो है कॉस्ट कैप। इसमें आप एक ख़ास जो है वो कॉस्ट फिक्स करते हैं। लेट से आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो है लिंक क्लिक। आपका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो फेसबुक इंश्योर कराएगा जो आप उसमें कॉस्ट एडजस्ट करोगे। लेट से आपने 10 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट कैप रख दिया, तो फेसबुक आपको इंश्योर कराएगा कि आपने आपके जितने भी रिज़ल्ट्स होंगे उसका जो एवरेज होगा वो हर एक रिज़ल्ट 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें आप एक लिमिट दे देते हो फेसबुक को कि
फेसबुक मेरा जो रिज़ल्ट है वो मुझे 10 रुपये से ज़्यादा महंगा नहीं पड़ना चाहिए। तो इसमें आपने फेसबुक को बाउंड कर दिया अपने रिज़ल्ट पे कि मुझे जो मेरे रिज़ल्ट हैं, रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हैं, वो चाहे ट्रैफिक की फॉर्म में हो, चाहे कन्वर्जन की फॉर्म में हो, चाहे क्लिक की फॉर्म में हो, तो उस पर आप एक अपर लिमिट दे देते हो फेसबुक को कि फ़ेसबुक ये है 10 रुपये, और 10 रुपये में मुझे एक रिज़ल्ट जो है वो 10 रुपये से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो फेसबुक क्या करेगा, इसमें कोई रिज़ल्ट अगर 11 या 12 रुपये में भी जो है वो आपको ला के देगा, लेकिन जो उसका एवरेज होगा, जो तमाम रिज़ल्ट फॉर एग्जांपल 200 या 300 रिज़ल्ट्स आपके पास आ गए हैं, लेट से 200 लिंक क्लिक्स आ गए, तो 200 लिंक क्लिक्स का जो एवरेज होगा वो 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसी तरह जो दूसरा है वो है बिटकैप। बिटकैप में आप जो है वो बिडिंग सेट करते हो। लेट से जब ऑक्शन में फेसबुक बिड कर रहा होता है, डिफरेंट एडवर्टाइजर जब आपस में बिडिंग कर रहे होते हैं इंप्रेशन शो करने के लिए, उसमें आप एक अपर लिमिट दे देते हो कि ये मेरा इससे ज़्यादा बिड आपने ऑक्शन में, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंप्रेशन शो करने के लिए आपने 10 रुपये रखा है और फेसबुक को लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी जो है वो 11 रुपये में अगर आप उस पर बिड करो तो आप विन कर सकते हो, लेकिन आपने बिड कैप में 10 रुपये रखा है, तो फेसबुक उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसे अपर लिमिट दे दिया कि ऐसे बिड में जो है वो कम्पीट ही न करना जो कि 10 रुपये से ज़्यादा हो। तो आपकी तरफ से फेसबुक उस ऑक्शन में हिस्सा ही नहीं लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट कैप जो है वो लीनियंट है और बिड कैप जो है वो थोड़ा रिजिड है। रिजिड मीन जो आपने अपर लिमिट सेट कर दी, फेसबुक उसी पे आपकी बिडिंग ऑक्शन में आपकी तरफ से हिस्सा लेगा। अगर लेट से जो है वो ऑक्शन में अगर आपने 10 रुपये की बिड कैप सेट की हुई है और 11-12 रुपये में ऑक्शन के जो इम्प्रेशंस होंगे उसमें फ़ेसबुक पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, तो आपने फ़ेसबुक को एक स्ट्रिक्ट रूल दे दिया बिड की फॉर्म में कि ऐसे बिड पे कम्पीट ही नहीं करना जो इस बिड कैप के अमाउंट से ज़्यादा हो। फाइनल पार्ट में आ जाता है टारगेट कॉस्ट। इसमें आप फेसबुक को एक किस्म की इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मेरा टारगेट चाहे जो भी हो, स्पेशली ये टारगेट कॉस्ट जो है वो लीड जनरेशन में ज़्यादा यूज़ होता है। आप फेसबुक को ये इंस्ट्रक्ट करते हो कि मेरा जो एक लीड जनरेट हो वो लेट से $5 एवरेज इससे ज़्यादा ना हो। तो आप एक अपर लिमिट सेट कर लेते हो कि ये मेरा टारगेट है। जो भी आपका टारगेट हो, चाहे वो लीड जनरेशन हो, चाहे वो परचेज़ हो, चाहे वो ऐप इंस्टॉल हो, वो आप फेसबुक को इंस्ट्रक्ट कर देते हो कि ये जो एक मेरा टारगेट है उसे अचीव करने के लिए आपने $5 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या स्पेंडिंग नहीं करनी। इसके बाद फाइनल कॉन्सेप्ट है जो कि फेसबुक पिक्सेल एंड इवेंट्स के बारे में है। फेसबुक पिक्सेल क्या है? It is a small piece of code that aid to your website so that Facebook track the behavior of your traffic। ये आप समझ लें कि आपकी वेबसाइट की आंखें, फेसबुक का जो पिक्सेल है, जब आप उसे अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करते हो तो जो भी विज़िटर आपकी वेबसाइट पे आएगा वो जो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा फेसबुक उसे रिकॉर्ड कर लेगा। उसके लिए आप डिफरेंट किस्म के इवेंट्स बनाते हो। इवेंट्स क्या है? इवेंट्स आर एक्शन दैट हैपन ऑन योर वेबसाइट। ऐसे एक्शन जो कि आपकी वेबसाइट पे हो रहे होते हैं, वो पेज व्यू भी हो सकता है, लैंडिंग पेज भी हो सकता है, एड टू कार्ट, ई कॉमर्स के केस में एड टू कार्ट भी हो सकते हैं, इनिशियल चेकआउट भी हो सकता है, परचेज भी हो सकता है, और कोई भी कस्टम इवेंट भी आप क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई कैंपेन चलाई है और आप उसमें जो है वो कोई फॉर्म फिल करना चाह रहे हो और उस पे आपने इवेंट बटन क्लिक पे आपने उस कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करना है। तो चूँकि आपने उस वेबसाइट पे फेसबुक का पिक्सेल इंस्टॉल किया होगा, जो भी एक्टिविटी आपकी वेबसाइट पे हो रही होगी वो फेसबुक रिकॉर्ड कर रहा होगा और सारी रिकॉर्डिंग जो होगी वो आपके पास अवेलेबल होगी। जितने लोगों ने उस बटन पे क्लिक किया होगा उसका सारा डेटा आपके पास बैकएंड पे मौजूद होगा। अब ये फेसबुक पिक्सेल और इवेंट्स जो आप क्रिएट करते हैं, जिस तरह ई कॉमर्स में परचेज़ इवेंट क्रिएट कर लेते हैं, इनिशियल चेकआउट, एड टू कार्ट, ये इसका मकसद ये
होता है जब सेकंड राउंड में अपने ऑडियंस को, जिन्होंने आपकी वेबसाइट पे विज़िट किया होता है, तो आप चाहते हैं कि जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे विज़िट किया होता है उसे मैं दोबारा उनके सामने ऐड जो है वो रन करूं, उनके सामने दोबारा मेरा ऐड आ जाए। तो उसके लिए आप जब कस्टम ऑडियंस बनाते हो तो उसमें ये इवेंट्स वगैरह से आप ये कस्टम ऑडियंस बना रहे होते हो। और सेकंड फ़ायदा इसका क्या होता है, लुक अलाइक ऑडियंस का, कि जब आपके पास इतना डेटा आ जाता है, जिस तरह परचेज़ का डेटा आ गया, क्योंकि जब आप फेसबुक का पिक्सेल अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल नहीं करोगे तो आपके ऐड से जो भी जो ट्रैफिक है वो आपकी वेबसाइट पे जा रही होगी, तो आपको तो उसका रिकॉर्ड नहीं होगा। आपको क्या पता कि किसने क्या परचेज़ किया है, किसने ऐड टू कार्ट किया है। तो फेसबुक का पिक्सेल आपकी वेबसाइट पे लगेगा तो इसका जितना भी डेटा होगा, जितने इवेंट्स आपने बनाए होंगे, तो उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो स्टोर हो रहा होता है। तो ये कौन कर रहा होता है, ये फेसबुक पिक्सेल कर रहा होता है। तो उससे फिर आप मज़ीद जो है वो लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पे आपने कैंपेन रन की और उस कैंपेन के बदले आपको लेट्स से 100 सेल्स जनरेट हुई, 100 परचेजेज़ आई। तो सेकंड राउंड में जब आप अपने जिन लोगों ने परचेज़ की, इसका ये मतलब है कि वो ऐसे लोग हैं जो कि आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आप उस जैसे जितनी भी ऑडियंस हैं, आप चाहते हो कि मुझे इससे ज़्यादा और मिल जाए, इस तरह की ऑडियंस मुझे मिल जाए। तो उस केस में आप किसका फ़ायदा उठाओगे, परचेज़ इवेंट्स का। जो पिक्सेल आपने इंस्टॉल किया है उसके ज़रिए जो 100 परचेजेज़ आई हैं, आप फेसबुक को वो डेटा दोगे, फेसबुक को बोलोगे कि ये 100 परचेजेज़ आई हैं, वो ये ऐसे लोग हैं जो कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें ये इंटरेस्ट रखते हैं। आप मुझे इस जैसे मज़ीद ऑडियंस जो है वो ला के दें और उनके सामने मेरा एड शो करें। तो ज़ाहिरी बात है फेसबुक के पास तो हर एक डेटा पॉइंट्स होता है। वही जिन लोगों ने आपका प्रोडक्ट 100 लोगों ने परचेज़ किया है, उस जैसे जो इंटरेस्ट के लोग होंगे, फेसबुक आपको लुक अलाइक ऑडियंस बना के दे देगा। तो उस ऑडियंस को आप जब दोबारा ऐड रन करोगे तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट मैच हो रहे होते हैं। तो ये सारा फेसबुक पिक्सेल और इवेंट्स का फ़ायदा होता है। ये था सारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट फेसबुक ऐड का। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में बिल्कुल स्क्रैच से मैं फेसबुक पेज क्रिएट करने से स्टार्ट करूँगा और ऐड अकाउंट क्रिएट करूँगा, और जितना भी बिज़नेस मैनेजर का जो ओवरव्यू होगा वो मैं दूंगा। हर एक चीज़ प्रैक्टिकली अब मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगा। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आज के लेक्चर में मैंने जितना कवर करना था मैंने कवर कर लिया। इसके बावजूद भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका कवर करना स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।